तो हमने स्टार्ट किया है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसमें हमने कल देखा था क्रिटिकल एंगल क्या होता है। तो क्रिटिकल एंगल ऐसा एंगल होता है जहां पे वी विल गेट द इंसिडेंस एंगल, मतलब क्रिटिकल एंगल इज नथिंग बट इंसिडेंस एंगल वेयर रिफ्रैक्शन एंगल इज 90 डिग्री व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। ये हमने कल एक एग्जांपल भी देखा था। तो क्रिटिकल एंगल की जो वैल्यू आई थी साइन C इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। ये हमें कल देखा था, बराबर है। आज मैं इस पे और कुछ प्रॉब्लम्स लूंगा। तो आवाज क्लियर है, साउंड क्लियर है मेरा, बताइए प्लीज। ओके, आप फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फाइंड a refractive index of medium ABC। जो भी साउंड है वो म्यूट कीजिए प्लीज। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ट्रायंगल ABC। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हमें निकालना है, ओके, सच दैट rays does not cross CB face। ओके, या ऐसा कुछ एक ब्लॉक लिया मैंने जिसका ये एंगल है 30 डिग्री, यह एंगल है 60 डिग्री, यह एंगल है 90 और यहां से इंसिडेंट रे आया है। दिस इज अ इंसिडेंट रे, बराबर है। अगर ये इंसिडेंट रे है, अगर ये इंसिडेंट रे है तो इसमें हमें पूछा गया है कि ये इंसिडेंट रे जब ट्रैवल होगा तो ये जो क्रॉस दैट रेज डज नॉट क्रॉस द CB, मतलब ABC, ये जो CB है इसको क्रॉस नहीं होना चाहिए, इसको क्रॉस नहीं होना चाहिए। इसके वजह से इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालिए n, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, वही निकालने को बोला है। इफ दिस इज एयर, आउटसाइड एयर है। ऐसे प्रॉब्लम को हम कैसे करेंगे अगर तो इसको अच्छे से समझते हैं, बराबर है। तो पहली बात, हमें इंसिडेंट रे आ रहा है तो पहले में रे जो है वो सीधा सीधा में रे ट्रैवल करा था। ओके, यहां पे ऐसे ये रे सीधा सीधा जाएगा ऐसा। सर क्यों सीधे जाएगा? क्योंकि ये 90 डिग्री है। कोई भी इसको अगर 90 डिग्री रहा तो वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना ऐसा पसंद करता है कि जैसे कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इस जगह अगर कोई पूछेगा, ये मान लो P पॉइंट है, इस जगह होगा रिफ्रैक्शन। ओके, रिफ्रैक्शन। व्हाट इज एंगल हियर? इंसिडेंस रे कितना है? 0। तो यहां पे जो भी रिफ्रैक्शन एंगल होगा वो भी कितना होना चाहिए? 0। सर 0 कैसे? 90 डिग्री ना? अरे 90 डिग्री नहीं, नॉर्मल के साथ बताइए। नॉर्मल, ये इस प्लेन का नॉर्मल कौन सा है? ये वाला है। और उसी जगह पे इंसिडेंट रे आ रही है। उसी जगह पे अगर इंसिडेंट रे आ रही है तो मैं बोल सकता हूं 0 है यहाँ पे रिफ्लेक्शन, इसलिए सीधा सीधा चले जाएगा। ठीक है सर, समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां पे भी देखिए, यहां पे वो ऐसा सीधा सीधा जा सकता था, लेकिन हमें क्या पूछा है कि फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ABC सच दैट रेज डज नॉट क्रॉस CB फेस। इस फेस को वो क्रॉस नहीं करेगा। उस फेस को अगर वो क्रॉस नहीं करेगा मतलब वो रिफ्लेक्शन होगा, वहां पे रिफ्रैक्शन नहीं होगा। देयर यहां पे नो रिफ्रैक्शन, ये कंडीशन है, दिस इज अ कंडीशन। नो रिफ्रैक्शन, फिर क्या? ओनली रिफ्लेक्शन, ओनली रिफ्लेक्शन। अगर यहां पे इस पॉइंट पे रिफ्रैक्शन नहीं है, ओनली रिफ्लेक्शन है, तो रिफ्लेक्शन जो है वह हम देखते हैं। इसको रिफ्लेक्शन करना है। तो आपको पता है, पहली बात, इस जो CB प्लेन का जो नॉर्मल है वो कुछ इस तरीके से आएगा। दिस इज अ नॉर्मल ऑफ CB प्लेन। ठीक है सर, ये समझ में आ गया, नॉर्मल ऑफ CB प्लेन। अब ये एंगल 60 है तो ये एंगल भी
60 होता है। अगर ये एंगल 60, ये एंगल 60, ठीक है, तो ये एंगल 60 और ये पूरा 90 इस नॉर्मल के साथ सीबी का, तो ये हो गया 30 डिग्री, ठीक है। अब अगर देखा जाए यहां पे रिफ्रैक्शन है, पॉइंट क्यू पे रिफ्रैक्शन है, तो मैं बोल सकता हूं, मैं एक चीज बोल सकता हूं कि जो इंसिडेंस एंगल है, व्हाट इज द इंसिडेंस एंगल हियर, तो इंसिडेंस एंगल इज 30 डिग्री। कैसे निकाला सर 30 डिग्री एंगल, इंसिडेंस एंगल 30 डिग्री कैसे पास किया, कैसे निकाला 30 डिग्री, तो इंसिडेंस एंगल इस तरीके से निकाला मैंने 30 डिग्री कि ये पर्टिकुलर जो है, अच्छे से समझो चीज को, ये 30 डिग्री कैसे निकाला, ये 60, ये 30, इंसिडेंस एंगल ये इस पॉइंट पे, ये इंसिडेंस एंगल और ये। अब कंडीशन ये है कि यहां पे रिफ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। व्हाट इज द कंडीशन, व्हाट इज द कंडीशन, नो रिफ्रैक्शन। अगर रिफ्रैक्शन नहीं है तो, रिफ्रैक्शन नहीं है तो हमें पता है रिफ्रैक्शन नहीं करना है, इसका मतलब जो इंसिडेंस एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। इंसिडेंस एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। इंसिडेंस एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। अब अच्छे से इसको समझो। और मुझे आवाज क्यों आ रही है यार, म्यूट करो ना। ऋत्विक, विधाते, तुझे अलग से बताओ क्या? तो चीजें थोड़े से समझो ना। आवाज आ रही है इतनी, म्यूट करो ना। बाकी के लोगों को, मैं तो क्या मेरा ईयरफोन निकाल के रख दूंगा, लेकिन बाकी के लोगों को तकलीफ होती है ना। हाँ, तो देखो रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए सर। अगर रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए तो मुझे पता है इंसिडेंस एंगल मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल एट दिस पॉइंट। ये तो डेफिनेटली है कि इंसिडेंस एंगल मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ये तो हमें समझ में आ गया सर, ठीक है। तो यहां पे इंसिडेंस एंगल कितना है सर, 30 डिग्री है। ये क्रिटिकल एंगल, क्योंकि ये 30 डिग्री इंसिडेंस एंगल आया है यहां पे, ठीक है। इसको मैं साइन 30 ग्रेटर देन साइन सी ऐसा लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन 30 इज ग्रेटर देन साइन सी। अब मुझे एक चीज पता है कि ये जो इंसिडेंस एंगल की जो बात हो रही है, तो यहां पे क्या मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये कर दूं तो ये स्नेल्स लॉ जैसा बिहेव होगा, स्नेल्स लॉ जैसे बिहेव होगा। लेकिन हमें स्नेल्स लॉ से अभी कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो क्रिटिकल एंगल से छोटा है, सॉरी इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, तो अभी उससे कोई लेना देना नहीं है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करें? अब इसको बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे सर। हम यहाँ पे रिफ्रैक्शन और यहाँ पे रिफ्रैक्शन रख देंगे, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे रिफ्रैक्शन से रख दूं साइन 30, किसका रिफ्रैक्शन है? ये वाला रिफ्रैक्शन, एन इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्शन ऑफ एयर साइन सी, ओके। तो रिफ्रैक्शन ऑफ एयर 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 साइन सी, ओके, क्रिटिकल एंगल। और साइन 30 कितना होता है सर? साइन 30 होता है 1/2 इंटू एन, ओके। अब अच्छे से समझो इस चीज को कि इसको कैसे निकालना है। अब साइन सी जो है, क्रिटिकल एंगल जो है, वो उसकी अगर मैं बात करूं तो वो आ जाएगा साइन सी की। अगर मैं बात करूं तो साइन सी कैसे निकालते हैं? हाँ, ये यहां पे व्हाट इज द साइन सी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम, बाहर का मीडियम रेयर है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n हो गया, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n हो गया। मैं यहां पे n नहीं डालता हूं, ये n चीज गलत होगी, सॉरी, n की जरूरत नहीं है एक्चुअली, बस इतना ही याद रखो। हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1/n, 1/n सर इसका है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस ग्लास का, हाँ इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही निकालने को बोला है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? वो होता है 1, ओके। तो यहाँ पे मैं 1 डाला, यहाँ पे आ गई साइन सी की वैल्यू 1/ng। अगर ये 1/ng आ गई है, ये 1/ng आ गई है, तो मैं यहाँ पे साइन सी की जगह
साइन सी की जगह डालूंगा 1/ng, तो मेरे ख्याल से ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जो है वो आ गया है 2, वो आसपास 2 के आसपास आ गया है। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मस्ट बी ग्रेटर देन 2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस ग्लास या जो भी मीडियम है इसका 2 से ज्यादा होगा तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होंगी और ये इधर क्रॉस नहीं करेगा, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी और ये इधर नहीं करेगा क्रॉस। ओके, ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो निकालना हो तो ये रिफ्लेक्शन इधर हो जाएगा, मतलब फिर रिफ्लेक्शन सीधा सीधा इधर हो जाएगा ऐसा 30 डिग्री। अब इधर हो रहा है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, ये बाहर जा रहा है अंदर जा रहा है, उससे अभी कोई लेना देना नहीं, इसको क्रॉस नहीं कर रहा है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका आप 2 से ज्यादा ले लो तो ये इधर क्रॉस नहीं करेगा। चलो ये मैं मिटा देता हूं, स्क्रीनशॉट में बाजू में होता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम। हाँ, समझ में आया क्या? बोल सकते हैं अभी आप, कोई इश्यू नहीं है। ओके, अरे ओके, म्यूट इसलिए बोलता हूं यार मैं करने को, क्योंकि बाकी के लोग भी सुनते हैं, फिर वो आप घर में क्या बोल रहे हो क्या नहीं, वो फालतू में सुनाई देता है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। ये कोई ऐसा एक मटेरियल दिया है जिसका इक्विलैटरल ट्रायंगल का मटेरियल है 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, और ये कुछ ऐसे लिक्विड में है, ये कुछ ऐसा इमर्स इन लिक्विड। ओके, लिक्विड में ये ओके, ठीक है। अब इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा लिक्विड का, ये ही निकालना है हमें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड निकालना है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड निकालना है तो उसको कैसे करेंगे? तो पहले तो उन्होंने ये गिवन दिया होगा कुछ, तो कि उन्होंने गिवन दिया है कि ये जो इंसिडेंट रे आ रही है, इंसिडेंट रे वो है 90 डिग्री, दैट इज अ 90 डिग्री ऑफ वहां पे ये दिया है। ओके, और ग्लास का जो मीडियम है, ग्लास का Ng, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम ग्लास मान लो ये 1.5 दिया है मान लो। ओके, मैं इधर नहीं लिखता क्योंकि ये हमें हाँ ओके, मैं कहीं यहां लिखता हूं कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 और बोला है फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड इफ इंसिडेंट रे coming normal to one of the face, normal on one of the face, जो भी फेस है, सरफेस है, वन ऑफ द फेस, एंड फाइनली emerge out just touch या emerge out along one of the surface, ऐसा गिवन है one of the surface। ओके, मतलब ये अगर इंसिडेंट रे आ रही है तो along the one of the surface वो निकल जाएगी, ऐसा गिवन है। उसको ग्रेजिंग भी बोला गया है, ग्रेजिंग मतलब जस्ट टच करके वो निकल जा रही है। तो ये कैसे सर, इसको कैसे करेंगे? तो सिंपल है, ये नॉर्मल आ रहा है, इसका मतलब इसका जो इंसिडेंट रे है वो ऐसा सीधा, मैं थोड़ा सा इसको क्या करता हूं, ये थोड़ा सा इसको ऐसे नीचे लेता हूं, वही है, हाँ ठीक है, ये इंसिडेंट रे। ओके,
हाँ, अब ये 90 डिग्री आ रहा है इसलिए सीधा सीधा आएगा ऐसे। सर ये 90 डिग्री आ रहा है ना, तो ऐसा सीधा सीधा आ जाएगा। देखो ये सीधा सीधा आ गया क्या नहीं? हाँ, ओके। अब क्या होगा, यहां पे इस पॉइंट पे, ये पॉइंट मान लो ये ए बी सी और ये पी एंड क्यू। क्यू पॉइंट पे क्या होगा, उसको वाटर में जा रहा है उस रेस को। अगर उसको वाटर में जाना है तो उन्होंने क्या बोला है, कमिंग नॉर्मल टू वन ऑफ द सरफेस एंड फाइनली एमर्ज्ड आउट अलोंग वन ऑफ द सरफेस। एमर्ज आउट का मतलब यहां पे अगर मैं नॉर्मल बनाऊं ऐसा, इस जगह पे मैं नॉर्मल बनाऊं, इस जगह पे मैं नॉर्मल बनाऊं, तो वो कुछ इस तरीके से एमर्ज आउट हो गया। इस पॉइंट से ऐसा वो अलोंग द दिस सरफेस एमर्ज आउट हो गया। ये फाइनली ऐसे जा रहा है। और पूछा है कि लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा। लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा? ठीक है, बहुत सिंपल है। एक काम करते हैं, पहले तो ये ज्योमेट्री समझते हैं क्या है। तो ये इंसिडेंट रे आया, ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इंसिडेंट रे आया। अब ये इंसिडेंट रे जो आ रहा है, अब अच्छे से समझो उस चीज को कि यहां पे ये नॉर्मली ऐसे आ रहा है, तो ये डिग्री ये भी 90 होगा। इस जगह पे ये 90 होगा, ये 90 तो इधर भी 90, ये 90 तो ये 60, तो दिस एंगल इज 30 डिग्री। हाँ सर बिल्कुल, ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। दिस इज a 60 डिग्री, 30 डिग्री, ओके। अब एट पॉइंट क्यू की अगर मैं बात करूं, एट पॉइंट क्यू की मैं बात करूं, एट पॉइंट क्यू रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस। एट पॉइंट क्यू रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस, मतलब रिफ्रैक्शन हो रहा है वहां पे। क्यों? क्योंकि देखो इंसिडेंट रे आ रहा है और ऐसा जा रहा है बाहर, इंसिडेंट रे आ रहा है और बाहर जा रहा है। अच्छा सर समझ में आ गया। तो क्या करते हैं ना, ये इंसिडेंस एंगल कितना है, अगर यहां पे कोई किसने पूछा कि इंसिडेंस एंगल कितना है, ये आ रहा है, दिस इज इंसिडेंस है, दिस इज इंसिडेंस रे, और ये नॉर्मल उसके साथ है 60 डिग्री। यहां पे जो इंसिडेंस एंगल है ये है आई इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो रिफ्रैक्शन एंगल कितना है, वो तो 90 डिग्री है। रिफ्रैक्शन एंगल कितना है, वो तो 90 डिग्री है। इसका मतलब अब हम स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं। स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ बोलता है कि जिस मीडियम से आ रहे हो, इस मीडियम से आ रहे हैं हम, ओके, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एनजी, एनजी इंटू साइन इसका एंगल, इंसिडेंस एंगल आई इज इक्वल टू जिस मीडियम में जा रहे हो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन रिफ्रैक्शन एंगल, साइन रिफ्रैक्शन एंगल। ठीक है सर, समझ में आया। तो फिर क्या हो गया, साइन आई पता ही आपको कितना है, तो साइन 60 डाल दो, एन एल वो निकालना है, साइन आर रिफ्रैक्शन कितना है 90 है, ओके, और ये एन जी ये भी तो गिवन है 1.5, 1.5, ठीक है। तो 1.5 मतलब 3/2, साइन 60 मतलब रूट 3/2, और एन एल क्योंकि साइन 90 कितना होता है 1, तो यहां से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड इज आ गया 3√3/4। दिस इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। जो भी लिक्विड गिवन है वो स्नेल्स लॉ ने बता दिया, क्योंकि यहां पे रिफ्रैक्शन हो रहा था, ये इंसिडेंट रे आ रहा है और रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो इस प्रकार हम इस चीज को अच्छे से समझ सकते हैं। बताइए समझ में आया, कोई डाउट इसमें, यस और नो? ओके ओके, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं हम। एक टॉपिक है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस। ये मैं मिटा दूं, स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा दूं मैं? ओके ओके, ये मैं मिटाने जा रहा हूं। तो इस प्रकार आप आराम से निकाल सकते हो। हाँ, सर्कल नेक्स्ट पॉइंट है, सर्कल, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस, ओके।
COI, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस। क्या पॉइंट है ये अच्छे समझते हैं कि सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस क्या है बेसिकली। तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस जो है वो आपको इस प्रकार से मैं समझाता हूं। मान लो यहां पे कोई बाउंड्री है, इस जगह पे यहां पे कोई हमने लाइट सोर्स रख दिया है। जैसा लाइट सोर्स रख दिया वो क्या करेगा आपको पता है, ये मीडियम, इधर का जो मीडियम है, दिस मीडियम इज ए डेंसर मीडियम, और ये रेयरर मतलब एयर वगैरह हो सकती है। ओके, और यहां पे हमने लाइट रख दिया, डेंसर मीडियम में एक लाइट रख दिया। अब डेंसर मीडियम में एक लाइट रख दिया तो इसका जो अगर इंसिडेंट रे अगर किसने पूछा तो ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्रैक्टेड रेज उसकी सीधी सीधी चली जाएगी। ओके, ये रिफ्रैक्टेड रेज। ओके सर, समझ में आया। अब क्या करता हूं, इसको इधर इंसिडेंट करवाता हूं, इस जगह पे। मुझे बताइए यहां पे आई कितना है एट दिस पॉइंट, व्हाट इज आई इज इक्वल टू 0। ओके, एट दिस पॉइंट इंसिडेंस एंगल इज 0, तो रिफ्रैक्शन एंगल भी 0। अब यहां पे देखते हैं, यहां पे थोड़ा सा आई हमने बढ़ा दिया, यहां पे थोड़ा सा आई हमने बढ़ा दिया। जैसे आई थोड़ा बढ़ा दिया तो रिफ्रैक्शन रेज जो सीधी जानी थी वो सीधी ना जाके कुछ इस तरीके से जाएगी, कुछ इस तरीके से जाएगी। बिल्कुल सर, ओके। वैसा ही पॉइंट मैंने इधर ले लिया, यहां पे इंसिडेंट रे करवाया, ये इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे, और यहां पे भी एक नॉर्मल अगर मैं खींचूंगा तो ये कुछ इस तरीके से चले जाएगा, बराबर है। दिस इज अ रिफ्रैक्टेड रेज। ओके, अब क्या करता हूं, थोड़ा और दूर जाता हूं और देखता हूं कि ये इंसिडेंट रे कहां पे पूरी तरह बेंड हो जाती है, मतलब ग्रेजिंग। तो वो हमें पता चल गया कि जब मैं इसको थोड़ा सा और दूर लेके जाऊं, इस पॉइंट पे लेके जाऊं और यहां पे नॉर्मल डाल दूं, तो पता चला कि जो इंसिडेंट रे है ना, मतलब इंसिडेंट रे ऐसी आ गई कि जो रिफ्रैक्शन है वो कुछ इस तरीके से हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इंसिडेंस एंगल आई है वो क्रिटिकल एंगल के बराबर है। दिस इंसिडेंस एंगल आई इज इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल, तभी तो ये ग्रेजिंग हो गया। यस सर, बिल्कुल बराबर। इधर भी मैंने वैसा ही ट्राई किया, यहां पे भी ऐसा पता चला कि ये जो नॉर्मल है, ये जो इंसिडेंस एंगल, ये क्रिटिकल एंगल के बराबर आ गया, और कुछ इस तरीके से ये रिफ्रैक्शन कुछ इस तरीके से बाहर निकल गया। ठीक है सर, ये समझ में आ गया, इस तरीके से वो बाहर निकल गया। यहां पे भी I इज इक्वल टू सी, यहां पे भी I इज इक्वल टू सी। व्हाट अबाउट एट दिस पॉइंट, I इंसिडेंस एंगल इज लेस देन C। यहां पे अगर कोई पूछेगा तो यहां पे मैं लिखता हूं इंसिडेंस एंगल इज लेस देन C, यहां पे इंसिडेंस एंगल इज लेस देन क्रिटिकल एंगल, यहां पे इंसिडेंस एंगल इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल। तो अब हमें लास्ट में पता चला कि इसके अंदर जितने भी रेज है, मतलब इस पॉइंट से, पॉइंट मान लो पॉइंट ए से लेके बी पॉइंट तक जितने भी उसके अंदर के इंसिडेंस है वो रिफ्रैक्शन हो रहा है, उसका रिफ्रैक्शन हो रहा है। मतलब अगर कोई यहां पे बोले तो इसका भी रिफ्रैक्शन होगा। कैसे होगा इसका रिफ्रैक्शन, कुछ इस तरीके पे होगा। ओके, कोई बोले यहां पे इसका रिफ्रैक्शन किस तरीके से होगा, इसका रिफ्रैक्शन कुछ इधर होगा, ऐसे होगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ ए से लेके बी तक ही ओनली रिफ्रैक्शन हो रहा है। बी के बाद अगर मैं उधर गया, अगर मैं इस पॉइंट पे इंसिडेंस लेके आया, इस पॉइंट पे इंसिडेंस लेके आया, तो यहां पे आपको पता है I इज ग्रेटर देन C। अगर I ग्रेटर देन C है तो वहां पे क्या होता है, रिफ्लेक्शन, वहां पे रिफ्लेक्शन होता है। यस, वेरी गुड, वहां पे होता है रिफ्लेक्शन। और इधर भी अगर मैं एक पॉइंट लेके आऊं ऐसा, और यहां पे भी मैं वैसा ही करूं, और ये एंगल I इज ग्रेटर देन C कर दूं, ये वाला इंसिडेंट रे, तो यहां पे भी अभी रिफ्रैक्शन होगा, इस तरीके से यहां पे रिफ्रैक्शन होगा। इसका मतलब ये हुआ कि A और B के बीच में ही
रिफ्रैक्शन हो रहा है। ए और बी के बाद, ए के इधर और बी के इधर ओनली रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो इसका मतलब यह बोल सकता हूं मैं कि रिफ्लेक्शन जो है, मतलब उसी मीडियम से लाइट आ रही है और उसी मीडियम में जा रही है, वो ए और बी के बाद होगा। और ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में पूरा क्या पूरा अच्छे से रिफ्रैक्शन होगा। तो ऊपर से जो भी देखेगा, ऊपर से जो भी ऊपर से देखेगा, ये इधर से देखेगा, तो उसको पता चलेगा कि ये एक जो सर्कल बन रहा है, ये जो सर्कल बन रहा है, दिस इज अ सर्कल। इसी को हमने नाम दिया सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस। क्यों सर, इसको क्यों नाम दिया? क्योंकि इससे रिफ्रैक्टेड रेज निकल रही है। मतलब वो सर्कल के अंदर मैं देखूं, उस सर्कल के अंदर अगर मैं देखूं तो तब पता चल रहा है कि वहां से ही रिफ्लेक्टेड रेज मेरे आंखों में आ रही है, मतलब उधर लाइट है। और जब मैं उस सर्कल के बाजू में देखूं तो उधर कोई लाइट नहीं है, उधर कोई लाइट नहीं है। तो मैं बोल सकता हूं इस ऐसे पॉइंट पे बोल सकता हूं लोकस ऑफ पॉइंट वेयर रे स्ट्राइक्स एट अ क्रिटिकल एंगल। लोकस मतलब सर्कल की डेफिनेशन क्या है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस की डेफिनेशन क्या है? ये इधर हो गया, इधर भी ऐसा आएगा, इधर भी ऐसा आएगा, तो ऐसा इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ ऐसा एक सर्कल बनेगा, ऐसा एक सर्कल बनेगा। हाँ सर, ऐसा एक सर्कल बनेगा और वो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस होगा। तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस है क्या बेसिकली? तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस की अगर मैं बात करूं, लोकस ऑफ पॉइंट्स वेयर रे स्ट्राइक्स एट अ क्रिटिकल एंगल। लोकस ऑफ points where ray strikes at critical angle. Locus of points where ray strikes at critical angle is a circle, and this circle is called as सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस मतलब ये ऐसा सर्कल है जहां पे इंसिडेंस रे स्ट्राइक हुई, लेकिन ये इंसिडेंस रे कहां पे स्ट्राइक हो रही है? जहां पे क्रिटिकल एंगल बन रहा है। क्रिटिकल एंगल बी के इधर नहीं बन रहा है, क्रिटिकल एंगल उधर नहीं बन रहा है, बराबर बी पे ऐसा लोकस है जहां पे क्रिटिकल एंगल बन रहा है। तो ऑल लाइट स्ट्राइक इनसाइड द सर्कल ऑफ इंसिडेंस, ऑल लाइट स्ट्राइक्स इनसाइड द सर्कल ऑफ इंसिडेंस इज रिफ्रैक्टेड। मैं ये आराम से बोल सकता हूं। ओके, और दूसरी, ऑब्जर्वर ओनली कैन सी लाइट रेज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सर्कल। ओके, और कहीं से वो देख नहीं सकता। अब इस सर्कल का एरिया निकालना है हमें। अगर इस सर्कल का एरिया निकालना है तो इस सर्कल का एरिया कैसे निकालेंगे सर? तो बहुत सिंपल है, इसका सर्कल का एरिया निकालना है। ये आपको समझ में आया होगा। मान लो ये लाइट सोर्स जो है ये हाइट h पे रखा है, मतलब यहां से मैं इसको कुछ इस तरीके से दिखा सकता हूं। ओके, पहली बात, ये रेयर मीडियम है, ओके, और ये डेंसर मीडियम है। ये सब कुछ उसके लिए ही है क्योंकि डेंसर मीडियम में नॉर्मल के दूर जाती है लाइट। हाँ सर, बिल्कुल। तो कुछ इस तरीके से ये लाइट है, यहाँ पे हाइट h है, बराबर है, और ये रेडियस है, दिस इज अ रेडियस। अब ये एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए रेडियस निकालना पड़ेगा और फिर एरिया आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, बराबर है ना? तो एरिया आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब वो कैसे करेंगे? अब मुझे एक चीज बताइए, ये जो क्रिटिकल एंगल है, यहाँ पे बी पे कौन सा एंगल बन रहा है? यहाँ पे क्रिटिकल एंगल सर। अगर ये क्रिटिकल एंगल है मतलब इस पॉइंट पे क्या बन रहा है? क्रिटिकल एंगल। अगर ये क्रिटिकल एंगल है तो ये भी तो क्रिटिकल एंगल होगा। हाँ सर, ये भी तो क्रिटिकल एंगल होगा, डेफिनेटली दिस विल बी द क्रिटिकल एंगल। तो हमें पता है अब इतने इसमें होगा। हाँ, तो साइन
साइन सी क्या होता है, क्रिटिकल एंगल का साइन सी क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर मीडियम। ये साइन सी का फॉर्मूला ही है। यहां से कुछ हमें मिलता है क्या, यहां से अगर देखा जाए तो साइन सी की कुछ वैल्यू आएगी क्या? तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि इस केस में मुझे आर निकालना है, बेसिकली मुझे आर निकालना है। तो मैं यहां से अगर मैं सी की बात करूं, ये सी जान दो, अगर ये बात है तो मुझे एक चीज बताइए, जो सी है ये अगर सी एंगल है, ओके, कुछ ये इधर का मिटा देता हूं यार, इधर का मैं मिटा देता हूं और फिर थोड़ा सा और, ये आपने डेफिनेशन तो लिखी ली होगी। हाँ, तो देखो व्हाट इज अ साइन सी, सर साइन सी इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन डेंसिटी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयर मीडियम का, ठीक है। यहां से हमें पता है कि अगर सी एंगल ये है, ओके, तो सी के सामने का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एनआर ये होगा और एनडी हाइपोटेनियस होगा। तभी तो देखो ना, साइन सी इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, सॉरी हाइपोटेनियस, ये तो फिर ये वैल्यू कितनी होगी, अगर ये 90 है तो सर ये वैल्यू होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्क्वायर माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर का स्क्वायर। ये अरे पाइथागोरस थ्योरम से दो साइड पता है, तीसरी साइड निकालना है पाइथागोरस थ्योरम से, उसमें कौन सी बड़ी बात है। सर ये क्यों निकाल रहे हो आप, अरे मुझे ये आर तक पहुंचना है, मुझे अगर ये आर तक पहुंचना है तो मुझे ये सब कुछ निकालना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूं, अब यहां से एक कंसेप्ट तो क्लियर हो गया, यहां से tan सी मुझे आ जाएगा। व्हाट इज द tan सी, ये सी कौन सा है पता है ना, ये देखो ये सी है, तो उस टाइम पे ये जो एंगल है ये एंगल सी हो जाएगा, ये एंगल सी हो जाएगा, ये एंगल ऐसा, ये सी होता है तो ये भी सी होता है इस तरीके से। तो tan सी इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइट h, मतलब अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, tan सी इसके लिए मैं ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं। तो यहां से मुझे r आ जाएगा, r इज इक्वल टू h इंटू tan सी। चलो r आ गया, एक बार r आ गया, r इज इक्वल टू h इंटू tan सी। तो ऊपर वाले फॉर्मूले से tan सी की वैल्यू निकालो, यहां से tan सी की अगर वैल्यू निकालना है तो अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन एडजेसेंट साइड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्क्वायर, ये हो गया आर, ये हो गया आर। एक बार ये आर पता चल गया, एक बार ये आर पता चल गया तो एरिया निकालना कौन सी बड़ी बात है। एक बार हमें आर अगर पता चल गया तो एरिया जो है वो निकालना कौन सी बड़ी बात है ना, वो आराम से आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस, पाई आर स्क्वायर। तो आर क्या है, ये आर है, हाइट इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम का स्क्वायर। हाँ सर ये किस लिए जरूरी है, ये इसलिए जरूरी है कि आपको अगर आपको इसका एक्चुअल में ये करना है तो कोई अगर मीडियम लेते हैं आप, तो आपको उधर लाइट रखिए तो वो आपको एक टाइम ऐसा आएगा कि एकदम बहुत अच्छे से दिखेगा, बहुत वो लाइट ग्लो होगा, और थोड़ा सा इधर जाएंगे तो वो ग्लो नहीं होगा, उसकी डेंसिटी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। इसका मतलब हम जब देख रहे थे तो वो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस के अंदर देख रहे थे, और जैसे हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस से हट गए तो उस लाइट की इंटेंसिटी कम हो गई। लेकिन बेसिकली लाइट की इंटेंसिटी कम नहीं हुई, लाइट की इंटेंसिटी उतनी ही है, आप जो देख रहे थे वो आप सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस से हटके बाहर देख रहे हो। मेरे ख्याल से ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलो मिटा दूं मैं ये, कैन आई रफ इट, बताइए प्लीज, क्या रफ कर दूं? ओके ओके गुड। तो इस प्रकार है, इस पे एग्जाम्पल अगर आएगा तो क्या एग्जाम्पल कैसे करोगे, 2 मिनट में एक एग्जाम्पल इस फॉर्मूले बेसिस पे कर लेते हैं, करना है तो ये मैं मिटा देता हूं। इस पे अगर हमें प्रॉब्लम करना है
तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है। A light source kept 12 centimeter below from glass surface, ओके, कोई ग्लास सरफेस है, ओके, उस ग्लास के अंदर से हमने लाइट को कितना अंदर रखा है, उसको 12 सेंटीमीटर बिलो रख दिया है। अगर ऐसा है, ओके, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट ग्लास, इस ग्लास का पर्टिकुलर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमें दिया है 5/4, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है। तो फाइंड एरिया ऑफ सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस, एरिया ऑफ सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस। तो सिंपल है, अगर ये ऐसा कुछ दिया है हमें, यहाँ पे लाइट रखा है 12 सेंटीमीटर दूर, ये लाइट है, लाइट सोर्स है ये कुछ ऐसा, दिस इज अ लाइट सोर्स, ओके, ये इस तरीके से लाइट सोर्स है, ये लाइट सीधी सीधी जाएंगे, ऐसे ऐसे भी जाएंगे, और ये कुछ इस तरीके से जाएंगे और इस तरीके से जाएंगे, और उसके बाद ये नहीं जाएंगे, मतलब ये वाला एरिया हमें निकालने को बोला है, ये एरिया हमें निकालने को बोला है। तो ठीक है, ये 12 सेंटीमीटर दिया है, ओके, ये 12 सेंटीमीटर दिया है, किस में रखा है, ऐसे मीडियम में जो ग्लास टाइप का है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 5/4। हम ऊपर से देख रहे, एयर में से देख रहे इस चीज को, अगर हम एयर में से देख रहे तो पहले आर निकाल लेते हैं। व्हाट इज आर, हाइट दी है, कितना दूर है वो रखा, कितनी दूर रखा है, 12 सेंटीमीटर, तो ये वाला फॉर्मूला 12 सेंटीमीटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर होने की वजह से 1 है, तो ये यहां पे ये वाला फॉर्मूला 1 अपॉन डेंसर मीडियम कितना है, 5/4, मतलब 5 का स्क्वायर एंड 4 का भी स्क्वायर, माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये कैलकुलेट कर लेते, 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, ये 16 इधर चले जाएगा, ओके, और इधर 16 आ जाएगा। ठीक है, तो रूट 16 कितना होगा, 4 होगा, और डिवाइड में 4 है, तो 4 ऊपर लेके आते हैं, 12 इंटू 4 अपॉन 25 माइनस 16 9, और रूट 9 3 होता है, तो ये 3, तो 3 4 जा, ओके, तो 4 इंटू 4 16 सेंटीमीटर के रेडियस में, इधर 16 सेंटीमीटर के रेडियस में आपको सर्कल मिलेगा। तो एरिया क्या होगा सर्कल का, एरिया ऑफ COI, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस, इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू 16 का स्क्वायर, मतलब वो आ गया 256 इंटू पाई, बस सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ये सेंटीमीटर है तो मीटर है तो मीटर। समझ में आया, ये कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, यस और नो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये आप आराम से फॉर्मूला लगा सकते हो, नहीं तो कैसे निकाला ये आपको पता है, इसको मैंने कैसे निकाला ये आपको पता है, साइन सी और वो सब कुछ लेके। ठीक है, ये हो गया एक टॉपिक। नेक्स्ट पॉइंट है, ये मैं मिटा देता हूं, ये फॉर्मूला याद रखो, नहीं तो कैसे निकाला सर्कल, वो बस क्रिटिकल एंगल वाला, क्रिटिकल एंगल का पता है आपको, और वो वैसा भी आप निकाल सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। ये फॉर्मूला नहीं भी याद रखा तभी भी चलेगा, लेकिन अप्रोच कैसे निकालना है, ओके, तो वो आपको, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है मिराज बोलो या मिराज बोलो। सर मिराज क्यों लिखा, मिराज है वो, तो एक्चुअली उसका इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, करेक्ट इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन मिराश, ओके, तो उसका इंग्लिश करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है मिराज। मिराज एक फिनोमिना है। कौन सा फिनोमिना है मिराज, तो मिराज ये वाला फिनोमिना है, उसको मिराज बोलो मिराज बोलो,
कि मिराश ये वाला फिनोमेना है जहां पे हमें ऐसा समझता है कि जो चीज दिख रही है लेकिन वो है नहीं, वो एक्चुअल में है नहीं, दिख रही है नहीं। मैं उसको बोलता हूं, अगर उसको दूसरे लैंग्वेज में बोलना है, और ऑप्टिकल इल्यूजन। ऑप्टिकल इल्यूजन सर क्या होता है ऑप्टिकल इल्यूजन? ओके, ऑप्टिकल इल्यूजन अगर आपने 100% सब लोगों ने इसको एक्सपीरियंस किया है। आप अगर ये प्रॉपर फिनोमिना होता है जब बहुत ज्यादा धूप हो, या हमारे इधर समर सीजन चालू है और आप मान लो बुल्डाना से कहीं जा रहे हो, शायद मलकापुर जा रहे हो, हाईवे पे जा रहे हो मान लो, और आगे डांबर रोड है, बराबर है ना, उस रोड पे ऐसा लग रहा है आपको कि रोड पे कहीं पानी गिरा है, ऐसा फील होता है कि यार आगे रोड पे कोई गीला है क्या, क्या बारिश हुई है क्या, वहां पे कुछ स्पॉट है क्या, ऐसा आपको फील होता है। ये आपने, लेकिन कब? जब बहुत ज्यादा धूप है या बहुत ज्यादा गर्मी है, सनलाइट बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, सिंपल लैंग्वेज में जब ज्यादा टेम्परेचर में ये चीज होती है, ऐसे फिनोमिना को हम बोलते हैं मिराज। होता नहीं है उधर, होता नहीं है। मिराज को निराश भी आप याद रख सकते हैं। निराश मतलब क्या? जो आप सोचते हो लेकिन वो होता नहीं है, जो आपने प्लान किया है वो अगर हुआ नहीं तो आप निराश हो जाओगे, वैसा ही मिराज का है। अगर आपने जो सोचा कि वहां पे कुछ तो गाड़ी चलाते वक्त या गाड़ी में बाजू में बैठे हो तो दिख रहा है कि वहां पे तो पानी जैसा है, लेकिन पानी होता नहीं है, तो ऐसे फिनोमिना को मैं बोलता हूं मिराज या मिराज फिनोमिना। तो इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं, एन इमेज यू थिंक बट विच रियली डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, मैं यहां पे बोल सकता हूं, मतलब वाटर या कुछ ऐसा गीला सा लगता है। ऐसा क्यों लगता है कि आपको पता है कि वाटर में ही ऊपर की शैडो दिखती है, ऊपर की जो शैडो है वो वाटर में दिखती है, तो जब भी नीचे शैडो दिखेगी तो आपको लगेगा वो वाटर है। क्या बात है सर, मतलब वो नीचे अगर वो शैडो दिखेगी तो आपको क्या लगेगा कि वो वाटर है, वहां पे वाटर होगा तभी तो ऊपर की जो सावली आहे त्यामध्ये दिसेल आपल्याला। हाँ सर ऐसा होता है, देखा है ऐसे, अब देख लेना। लेकिन कब? ये कोई भी सीजन में नहीं, ओनली एंड ओनली समर सीजन। ओके, जहां पे ज्यादा धूप है उसी सीजन में। ऐसा क्यों होता है वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, ये फिनोमिना में समझाने जा रहा हूं। तो मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलूं कि इमेज यू थिंक बट an image you think but in reality which does not exist। है ही नहीं वो, बट इन रियलिटी वो है ही नहीं। ओके, अब ऐसा क्यों होता है वो मैं अभी बताने जा रहा हूं। तो देखो, अब इसका बहुत सिंपल कंसेप्ट है, इसको आपको थोड़ी सी चीजों को अच्छे से समझना होगा। कि मान लो एयर में या डेजर्ट में भी होता है, और डेजर्ट में तो पानी ही दिखता है, ऐसा लगता है बहुत बड़ी तालाब है उधर, बहुत बड़ा तालाब है उधर। ओके, डेजर्ट में तो बहुत, ये फिनोमिना तो डेजर्ट में तो 101% बहुत अच्छे से फील होगा, क्योंकि डेजर्ट में टेम्परेचर ज्यादा होता है और कहीं पे थोड़ा सा कुछ पेड़ वेड़ है तो ऐसा लगता है कि वो पेड़ की छाव नीचे दिख रही है, इसका मतलब उधर पानी है। होता नहीं। देखो ये ग्राउंड है, दिस इज अ ग्राउंड, या यहां पे मैंने ऐसा कुछ ग्राउंड बना दिया, ठीक है, दिस इज अ ग्राउंड। ग्राउंड पे ऊपर दीज आर द एयर्स। ओके, एयर्स में थोड़ा सा सीधा सीधा निकालता हूं, जो एयर्स है, एयर दिख ही नहीं रहा है, एयर कुछ इस तरीके से एयर्स के ये है कि क्या बोलते हैं उसको हम, प्रॉपर वेव्स जैसे। ओके, अब क्या होता है ना, जो ग्राउंड के पास की एयर है, जो ग्राउंड के पास की एयर है उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा क्योंकि वो ग्राउंड के पास है। जैसा टेम्परेचर ज्यादा है ग्राउंड के पास, तो ये ऐसा होगा कि वहां की जो एयर है वो थोड़ी सी हल्की हो जाएगी, लाइट वेट हो जाएगी। ऐसे कैसे सर? क्योंकि अरे टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो गैस एक्सपांड होने लगता है ना,
तो टेम्परेचर जैसे मैंने बढ़ा दिया वहां का, क्यों वहां का बढ़ा है? क्योंकि सर वो ग्राउंड है और ग्राउंड जास्त तपता ना ग्राउंड, तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा एयर गर्म हो जाएगी और वो एक्सपांड होने लगेगी। तो एयर एक बार अगर एक्सपांड हुई तो क्या मैं बोलूं, वो एयर जो है कंपेयर टू ऊपर के एयर से वो एयर ज्यादा रेयर हो गई, रेयरर मीडियम बन गया वहां पे, रादर देन डेंसर मीडियम वहां पे रेयरर मीडियम बन गया, है ना। मतलब ऊपर डेंसर मीडियम लग रहा है और नीचे रेयरर मीडियम लग रहा है। क्यों? क्योंकि नीचे की तरफ अगर आप जाओगे तो टेम्परेचर इंक्रीजेस, जैसे टेम्परेचर इंक्रीजेस हो रहा है तो ऐसा लगेगा कि नीचे ज्यादा रेयरर है। ओके, तो दिस साइड इज रेयरर। ओके, और ऊपर की जो है वो ज्यादा डेंस है, वो ज्यादा डेंसर है। ओके, ऊपर का मीडियम जो है वो ज्यादा डेंसर है। अब ग्राउंड पे ऐसा कुछ ये ऐसे मतलब बहुत दूर है, तो ऊपर जैसा जैसा ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर डिक्रीजेस, और नीचे आओगे तो टेम्परेचर इंक्रीजेस। तो आपको समझना चाहिए, इससे तो ये पता चलता है सर जैसे जैसे नीचे आ रहा हो तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और वो रेयरर हो रहा है। तो रेयरर हो रहा है मतलब यार ये तो ये हो गया, एक ही मीडियम एयर ही है लेकिन वो अलग अलग ये है, क्या बोलते हैं उसको, शेड से उसके। तो इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स है, टेम्परेचर पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स हो गए ना यार, क्योंकि टेम्परेचर जैसे नीचे बढ़ रहा है तो रेयर मीडियम हो रहा है और रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। तो सर सीधा बोलो ना फिर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। हाँ ये भी है, ठीक है, ऐसा बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या होता है, इसका मतलब अब मैं बोल सकता हूं कि ऊपर डेंसर होगा तो उसके थोड़ा सा नीचे रेयर होगा, फिर से उसके थोड़ा सा नीचे, उस कंपैरिजन में वो डेंसर रेयर ऐसा होता, ऐसा चलते जाएगा। ठीक है, अब यहां पे कुछ ऐसा कुछ यहां पे पेड़ है। ओके, अगर ये पेड़ यार इधर से कोई देख रहा है, इधर से उसको कोई देख रहा है, तो अब देखो इसको कैसे दिखेगा ये पेड़। ओके, जब रेज उसके पास आएंगे तो रेज कुछ इस तरीके से आएंगे, क्योंकि दो रेज लगती है ना हमें, एक तो सीधी सीधी रेज आ जाएगी उसकी आंखों में, सीधी सीधी रेज आ जाएगी, लेकिन सीधी सीधी रेज से पता नहीं चलता, कुछ भी पता नहीं चलता सीधी सीधी रेज से। क्यों? क्योंकि एक रेज से थोड़ी इमेज बनती है, इमेज के लिए दो रेज चाहिए, तो फिर दूसरी रेज कहीं और लेते हैं। तो क्या करेंगे हम, ये जो रेज है इसकी जो रेज है वो आ गई कहीं इस जगह पे आ गई। अब ये तो मीडियम चेंज हो गया, ये मीडियम चेंज हो गया, यहां का जो यहां का जो इंसिडेंस एंगल ये है, तो ये सीधा लाइन नहीं जाएगी सर, ये डेंसर मीडियम के तरफ झुकेगी और ऊपर का मीडियम डेंसर है, तो ये जो है ऐसी सीधे ना जाके थोड़ी सी ऐसी जाएगी, बराबर है, थोड़ी सी ऐसे जाएगी, सीधा ना जाके। फिर से यहां पे क्या होगा, ऐसी जाएगी, और ऐसे जाते जाते एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि ये जो इंसिडेंस एंगल बढ़ रहा है, ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा। क्या बात है सर, वो इंसिडेंस एंगल अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया तो वो रेज नीचे क्यों जाएगी, वो तो रिफ्लेक्शन होगा, ये तो रिफ्रैक्शन है। डेंसर से रेयर में जाना इज अ रिफ्रैक्शन, लेकिन क्रिटिकल एंगल से वो इंसिडेंस एंगल बढ़ते जा रहा है, तो अब वो बढ़ेगा तो ये रेज कुछ ऐसी पीछे की तरफ चली जाएगी और ये इसके आंखों में चली गई। अब उसको क्या लगेगा, इस इंसान को क्या लगेगा कि ये नीचे से आ रही है, इधर से आ रही है, कहीं ये इधर से आ रही है, तो उसको यहां पे ऐसी इमेज दिखेगी और हमें लगेगा कि वो पानी में है। वो इमेज दूर से देखेंगे तो ऐसे लगेगा कि वो पानी में है ना। मतलब आप अरे आपल्या रोडवर बघायचं जेव्हा, लेकिन ये कब, समर है तभी, तो समर है ना, तो उसमें देखने का क्या ऐसा लगे कि वो छाव है वहां पे, मतलब वहां पे पानी है। अरे खुले, आपने कभी मिट्टी और इसमें थोड़ी वो देखा है, रिफ्लेक्शंस थोड़ी देखे, लेकिन उसके रिफ्लेक्शंस, शैडो एकदम क्लियर इमेज दिख रही है, शैडो ने क्लियर इमेज दिख रही है, तो इमेज दिख रही है मतलब वहां पे पानी होगा, पानी नहीं रहता, वो ये कमाल होता है। और ये सिर्फ कब होता है, समर सीजन में। ये कब होता है, समर सीजन में। ओके, ज्यादा से ज्यादा आपको ये डेजर्ट में दिखाई देगा। ओके, और ये कब एक्चुअल में इसको
कंडीशन क्या है इसके? पहली कंडीशन तो डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम होना चाहिए वहां पे ऐसे लेयर, तो वो तो एयर के वजह से और टेम्परेचर के वजह से ये ज्यादा, तो मोर टेम्परेचर मस्ट बी रिक्वायर्ड, मोर टेम्परेचर, मोर टेम्परेचर। ओके, दूसरी बात कब दिखेगा? जब इंसिडेंस एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो जाएगा एक टाइम पे, तब दिखेगा। व्हेन इंसिडेंस एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो उस टाइम पे वो रिफ्लेक्शन हो जाएगा। और दिस इज अ फिनोमिना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है क्या नहीं? अरे ये देखो ना, इधर जा रहे हैं ना, इसकी आंखों में जा रही है ना पूरा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मेरे ख्याल से ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, यस और नो? अगर मैं आपको समझ, ओके, तो मैं एक थोड़ा सा ये दिखाता हूं आपको, ये आपको क्लियर दिख रहा होगा यहाँ पे। अगर मैं ये दिखाऊं आपको, यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा होगा कि देखो यहाँ पे पानी जैसा लग रहा है, लेकिन पानी है नहीं बेसिकली, है ना? ये पानी जैसे लग रहा है लेकिन वैसा कुछ है नहीं। तो अगर मैं इसको आगे करूं तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा हमें, कुछ इस तरीके से वो क्लियर कट दिखाई देगा कि ये कूल एयर है तो डेंसर है, और ये ज्यादा हॉट है तो ये हॉट सरफेस, तो इसको लगेगा कि इधर से रिफ्रैक्शंस आ रही है, लेकिन वो रिफ्रैक्शंस इसके होंगे, बराबर है ना? तो नीचे ऐसा लगेगा कि पानी है, नीचे ऐसे लगेगा कि पानी है। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है? बताइए प्लीज, यस और नो।